इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर 12 बजे का वक्त हो गया है और हाजिर हैं हम इलेक्शन शो यानी चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबरों को लेकर, जिस पर पूरे देश की नजर है। देश की नजर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर पर एक ऑल पार्टी मीटिंग पर है, लेकिन इस मीटिंग से जो मैसेज निकलेगा उसकी गूंज 2022 तक उत्तर प्रदेश में भी सुनाई देगी। जी हां, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज आपकी बार किसकी सरकार, हमारे इस खास इलेक्शन स्पेशल शो में 3 बड़ी खबरें आज हम किन पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर, पीएम का मिशन कश्मीर। ठीक 3 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 पार्टियों के 14 नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में जो सेंटिमेंट्स है, उन सेंटिमेंट्स का असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। हम इस पर करेंगे चर्चा। और दूसरी बड़ी खबर के भी जिक्र कर ले। दूसरी बड़ी खबर, इस मीटिंग में कश्मीर का नया रोड मैप तैयार होगा, विकास की नई लकीर खींची जाएगी। और अगर कश्मीर की लकीर विकास की खींचते हुए उत्तर प्रदेश तक पहुंचती है तो क्या असर डालेगी, लोगों की भावनाओं तक कैसे पहुंचेगी, और बीजेपी जो राष्ट्रवाद की बात करती है कश्मीर से निकलकर उत्तर प्रदेश तक पहुंचता है या नहीं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस खबर पर भी हमारी नजर। और तीसरी लेकिन सबसे अहम खबर, जिसका सीधा कनेक्शन मिशन कश्मीर से है, जिसका इंपैक्ट 2022 के यूपी इलेक्शन तक होगा, कैसे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद कार्ड चलेगा, यह भी आपको बताएंगे। तो ये 3 बड़ी खबर जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन कश्मीर को लेकर। आज दिल्ली में कश्मीर पर बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन इसका सीधा कनेक्शन 2022 से है। मार्च 2022 में जब यूपी के चुनाव हो रहे होंगे, उस समय तक जम्मू कश्मीर का पूरा सोल्यूशन आ चुका होगा। ये एक सवाल है, ये एक संभावना भी है, जिसके बाद राष्ट्रवाद यूपी चुनाव में सबसे अहम फैक्टर होगा, अहम मुद्दा होगा। सारा एजेंडा बदल चुका होगा। यह मैसेज अभी से यूपी बीजेपी तक पहुंचा दिया गया है। दिल्ली से गए बीएल संतोष के साथ योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के बाकी नेताओं की जो बैठक हुई है, उसमें क्लियर कट संदेश था कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद ही चलेगा। और आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आज जो बैठक होने वाली है उससे उत्तर प्रदेश के लिए क्या मैसेज निकलने वाला है। साथ ही न्यू कश्मीर का रोड मैप उत्तर प्रदेश में कैसे बीजेपी के लिए जीत का रास्ता खोल सकता है, ये आप देख रहे हैं। विवादित मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश, साथ ही पॉलिटिकल डेडलॉक खत्म करने पर बात, परिसीमन का मामला सुलझाने की कोशिश, विधानसभा चुनाव कराने पर आम सहमति बनाने की तैयारी, और साथ ही पूर्ण राज्य के दर्जे पर विचार संभव है। ये वो अहम मुद्दे हैं जो न्यू कश्मीर का रोड मैप दिखाते हैं। तो अहम मुद्दों की बात हमने कर ली। हमने आपको बताया कि किस तरीके से पूर्ण राज्य के दर्जे पर विचार संभव है, पॉलिटिकल डेडलॉक खत्म करने की कवायद है, जो संवादहीनता बन गई थी नेताओं के साथ, प्रधानमंत्री एक बार फिर से इस संवाद को शुरू कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर का कार्ड कैसे 2022 में उत्तर प्रदेश के लिए ट्रम्प कार्ड बनेगा, ये भी आप समझिए। बीजेपी ने इस पर भी रणनीति बनाई है, पूरा प्लान हम आपके सामने रख रहे हैं। बीएल संतोष केंद्र का मैसेज दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। 2 दिन तक मैराथन मीटिंग का दौर चला है और यह तय हुआ है कि 2022 का बड़ा एजेंडा राष्ट्रवाद ही होगा। केंद्र से यह मैसेज उत्तर प्रदेश बीजेपी तक पहुंचा दिया गया है और यह साफ है कि बीजेपी यूपी चुनाव में भी कश्मीर कार्ड चलेगी। बीजेपी यूपी में 370 हटाने की उपलब्धि के तौर पर इसे एनकैश करेगी और साथ ही कश्मीर के विकास के मुद्दों की बात उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले भी लोगों तक पहुंचाई जाएगी कि कैसे कश्मीर में वैक्सीनेशन की बात की जाए, पंचायत चुनावों की बात की जाए, या फिर वहां के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, कैसे वहां पर विकास हुआ है। और अगर कश्मीर में यह विकास हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में विकास का मुद्दा किस तरीके से, राष्ट्रवाद और विकास, ये कॉम्बिनेशन वहां पर हावी रहेगा चुनाव प्रचार में भी। इस वक्त हमारे 2 सहयोगी देवेंद्र पराशर और रुचि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उन्हीं से सीधी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो देवेंद्र, आप ये समझाएं
कि आज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर की ये बैठक और यहां से निकलता हुआ संदेश उत्तर प्रदेश तक कैसे जाएगा? निश्चित तौर पे बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और केंद्र सरकार जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को हैंडल कर रही है, जम्मू कश्मीर को आप देखें तो लगातार से नकारात्मक चीज़ों के लिए वो चर्चा का विषय बना हुआ था। दूसरी तरफ बीजेपी का जो अपना कोर आइडियोलॉजिकल इशू है उसमें एक बहुत प्रमुख था कश्मीर में से धारा 370 को हटाया जाना और धारा 370 हटाने के बाद डेवलपमेंट वर्क किया जाना। तो बीजेपी जिन दो मुद्दों के सहारे किसी भी चुनाव में जाती है, एक तो डेवलपमेंट का एजेंडा, दूसरा राष्ट्रवाद, तो इन दोनों मुद्दों को कश्मीर के सहारे वो उत्तर प्रदेश में एक रोल मॉडल के तौर पर दिखा सकती है कि हमने अपने आइडियोलॉजिकल और राष्ट्रवाद के इशू पे धारा 370 को हटाया और हमने अपने डेवलपमेंट प्लान के आधार पर देखिए कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से विकास किया कि जो जम्मू कश्मीर हमेशा नकारात्मक खबरों के लिए सुर्खियां बटोरता था, वो जम्मू कश्मीर अब इस बात के लिए सुर्खियां बटोरता है कि वहाँ वैक्सीनेशन ड्राइव किस प्रकार से हुआ, इस बात के लिए सुर्खियां बटोरता है कि कोरोना पिक में जब पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था, जम्मू कश्मीर में एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब एक भी मरीज के पास ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता नहीं रही हो। और चाहे पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो पहले की तुलना में उसमें काफ़ी सुधार आया है और सालों से जो लंबित परियोजनाएं थी उनमें तेज गति आ रही है। तो इन सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर निश्चित तौर पे उसमें उत्तर प्रदेश में भी ये बताया जाएगा कि देखिए हमने कैसे वहाँ पे अपने आइडियोलॉजिकल इशू और राष्ट्रवाद के इशू पे आगे बढ़ते हुए डेवलपमेंट को आगे किया और उसका जिसका ये नतीजा था कि वैसे क्षेत्रीय दल जो कि वहाँ पे बार बार अलगाववाद की सिर्फ भाषा में बात करते थे, वो ये कहते थे कि चीन को हस्तक्षेप करना चाहिए था, वो ये कहते थे कि तिरंगा नहीं उठाएंगे, वो सारे दल भी हमारे साथ आकर बातचीत करने को तैयार हैं। और ये इस दबाव का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है उन दलों के पास कोई और चारा नहीं है सिवाय इस बात के कि वहाँ के मेन स्ट्रीम से वो जुड़ने की कोशिश करें। इन सारे मसलों को निश्चित तौर पर बीजेपी बहुत जोर शोर से उत्तर प्रदेश में उठाएगी। जी मीनाक्षी। रुचि, यानी हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद मतलब आतंकवाद का खात्मा, राष्ट्रवाद का मतलब गुंडा राज का खात्मा, राष्ट्रवाद का मतलब विकास का एजेंडा सर्वोपरि होना। क्या बीजेपी इन्हीं आइडियाज के साथ जाने वाली है जनता के बीच? जी हाँ, देखिए जो मीटिंग यहाँ 2 दिन चली है और एक दिन तो मीटिंग करीब 5.5 घंटे चली, जिसमें BL संतोष, राधा मोहन सिंह और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके कैबिनेट के मंत्री, पूर्व अध्यक्ष जो बीजेपी के थे, सब लोग मौजूद थे। उसमें यही तय हुआ है कि विकास के साथ साथ राष्ट्रवाद भी मुद्दा होगा चुनाव का। जनता तक किसी भी तरह से 2022 का चुनाव बीजेपी जीतना चाहती है, तो लिहाजा एक एक आदमी को पार्टी के ये समझाया गया है कि जनता तक जाएं, राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाएं। साथ में राम जन्मभूमि पे मंदिर तो बन ही रहा है, वो भी एक बड़ा मुद्दा होगा कि किस तरह से इतनी पुरानी लड़ाई में जीत हासिल हुई और वहाँ पे भव्य राम मंदिर बन रहा है, वो मुद्दा होगा। साथ में राष्ट्रवाद भी मुद्दा होगा। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि राष्ट्रवाद को वो कभी मुद्दा नहीं मानती चुनावी, वो उनकी जीवन की पद्धति है, लेकिन चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। ऐसा बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो कश्मीर में हो रहा है उसका असर यूपी तक भी दिखाई देगा। मीनाक्षी। बिल्कुल। अजय भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय जी, मिशन कश्मीर से लेकर मिशन उत्तर प्रदेश 2022, ये बीजेपी के सोच, उनकी आइडियोलॉजी में कहाँ बैठ रहा है? अगर आप देखें तो जब अगस्त 2019 में धारा 370 और 35A को निष्क्रिय किया गया था, उसके बाद जितने चुनाव हुए उसमें प्रमुखता से जम्मू कश्मीर की इस पूरी व्यवस्था को सामने रखने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा। ठीक उसी अंदाज में अगर आप फिर देखते हैं 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं और उसके पहले अगर जम्मू कश्मीर का ये पूरा मामला गर्माता है, हम देख चुके हैं महबूबा मुफ्ती ने पहले ही कहा बैठक में शामिल होने से पहले कि पाकिस्तान से भी बातचीत करनी होगी, यानी पाकिस्तान का नारा एक बार फिर गूंजेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही प्रिय विषय है, क्योंकि पाकिस्तान के मसले पर अगर आप अपनी राजनीति करना चाहते हैं और अपने आप को राष्ट्रवाद के पैरोकार के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं तो इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिल सकता। और इस पूरे मसले पर खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका खासा प्रभाव भी पड़ता है, जो हम देख चुके हैं पहले के चुनाव में, 2014 में भी और 2019 में भी। ऐसे में अगर आप विधानसभा के चुनाव जो अभी होने वाले हैं, जिसमें 2017 में पाकिस्तान का नारा भी काफी गूंजा था, मुसलमानों का मुद्दा भी काफी बड़े पैमाने पर उठा था, इसमें जम्मू कश्मीर राष्ट्रवाद से भी जोड़ा जाता है, इन तमाम चीजों को अगर एक साथ समावेश करें तो फिर आप देखेंगे कि 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर की बातचीत की यह प्रक्रिया कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मददगार साबित हो सकती है, ये प्रस्तुत करने के लिए कि कैसे एक राष्ट्रवादी पार्टी है जो देश को एकजुट करके करना चाहती है, चलना चाहती है, और उससे भी बड़ी बात जम्मू कश्मीर को देश का अभिन्न अंग मानना चाहती है,
जिस पर दरअसल पूरा देश एकमत है। लेकिन अजय जी, आप भी जानते हैं केवल राष्ट्रवाद के आधार पर अगर राजनीति करेंगे तो जनता भी सवाल पूछेगी कि राष्ट्रवाद से हमारा पेट नहीं भर सकता, हमें रोजगार चाहिए, विकास होना चाहिए। तो उन पैरामीटर्स के लिहाज से भी क्या आपको ये लगता है कि जम्मू कश्मीर का आज का ये मुद्दा, आज की ये बैठक, इसका संदेश जो यहां से निकल कर जाएगा वो उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में भी मुखरता से उठेगा? मीनाक्षी, हम विकास को एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं जब हम चुनावों को देखते हैं, लेकिन ये विकास का मसला आमतौर पर चर्चा का विषय ज्यादा रहता है। जब आप जमीन पर उतरते हैं तो वहां पर कई तरह की और चर्चाएं बहुत ज्यादा हावी हो जाती हैं, जैसे कि जातीय समीकरण क्या है, ध्रुवीकरण किस तरह से है धार्मिक आधार पर, और उसके साथ साथ विकास बहुत एक छोटा अहम हिस्सा बन जाता है जब तक कि मतदाता पहले से अपना मत तय न कर ले कि मुझे क्या करना है। विकास आमतौर पर अगर आप देखें तो चुनाव में प्रमुखता से वोट देने की पहली वजह नहीं बनता दिखाई देता, जब तक भावनात्मक मुद्दों का प्रभाव हमारे चुनाव प्रक्रिया पर ज्यादा दिखाई देगा, भावनात्मक मुद्दों पर ही जनता वोट करती दिखाई देती है। और ऐसे में आप देखेंगे कि राष्ट्रवाद, उसके साथ साथ हिंदुत्व, उसके साथ साथ ध्रुवीकरण की राजनीति ये कहीं ज्यादा अहम हो जाती है और विकास कहीं पीछे चला जाता है। और यही वजह है कि अब से थोड़ी देर पहले जब हम जम्मू कश्मीर के नेताओं को भी सुन रहे थे तो विकास की बात करने से ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी राजनीति चमकाने के लिए भावनात्मक मुद्दों को उठा रहे थे। फिर चाहे धारा 370 की हम बात कर ले या 35 की हम बात कर ले, स्टेटहुड की हम बात कर ले, जम्मू कश्मीर के लिए एक बार फिर से हम रुख करते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर। लेकिन कश्मीर पर होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम आवास में मोदी और शाह के बीच ये मीटिंग चल रही है। इस वक्त पीएम आवास में ये मीटिंग चल रही है और अमित शाह भी आज की सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। 3 बजे ये मीटिंग होनी है और उससे पहले पीएम और होम मिनिस्टर की ये मीटिंग अपने आप में बहुत अहम मानी जा रही है। ज्यादा जानकारी देवेंद्र पराशर के पास होगी। देवेंद्र, आप ये बताएं कि पार्टी की लाइन, लेंथ, एजेंडा, शायद इसमें यही डिस्कस हो रहा होगा। और देखिए, वो लाइन लेंथ होता है, लेकिन ये मुख्यतः मैं आपको बताऊं, आज की जो बैठक है, कल भी ऐसी बैठक हुई थी और कल की बैठक में भी पीएम मोदी थे, गृह मंत्री अमित शाह थे और वहाँ पे बैठ के ये चर्चा किया गया कि आगे जो चीज़ें होनी हैं वो किस प्रकार से होनी है उस बैठक के तहत। और उसके लिए आप कह सकते हैं कि एक प्रिपरेटरी मीटिंग है। कल के बाद आज फिर से वो बैठक होना, क्योंकि 3 बजे बैठक शुरू होगी तो उस बैठक से पहले जाहिर तौर पर और सरकार चाहेगी कि सारी चीज़ें एकदम स्टैंड लाइन रहे, मिनट टू मिनट सारी चीज़ें तय हो जाए और उसके बाद उस बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो लाइन है केंद्र सरकार की लाइन, जैसा कि पहले की बातचीत में मीनाक्षी मैंने आपको बताया था कि जो एक निरंतरता है वही आगे बढ़ रही है। इसमें आपको कोई भी अलग से रिएक्शन नहीं दिखेगा, कोई नीजक रिएक्शन आप कह लें, कोई अलग बदलाव देख लें या कोई अचानक से ऐसी चीज़ जो कि ड्रामेटिक हो, उस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होने वाली है। केंद्र सरकार के जम्मू कश्मीर की नीति को लेकर जो एक निरंतरता चल रही थी वही आगे बढ़ते रहेगी। बस ये सारी चीज़ें क्योंकि पहले से तय, आप देखें तो रेड फोर्ट से प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह बोल चुके हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बार बार इस बात को बोल चुके हैं और जो एजेंडा बढ़ाया जा रहा था वही एजेंडा आगे बढ़ेगा। बस देखना ये होगा कि बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं जो अपना स्टैंड बदलते रहे थे वो कैसे अब साथ आते हैं, कितना वो इस बात को समझ संगठन पाते की हैं। अगर हम बात करें तो गुपकार संगठन तो पहले ही बात कर चुका है कि 370 के बिना क्या बात करें, 35 से फुल स्टेटहुड के बिना हम क्या बात करें। आप भी सुबह से तमाम राजनीतिक टिप्पणियां सुन रहे होंगे। इन टिप्पणियों के बाद तो ये लगता है कि क्या ये मीटिंग सक्सेसफुल होगी भी? और इसमें 2 चीज़ें हैं मीनाक्षी, जो आपने बताया उसमें एक हिस्सा है 370 और 35 से, तो उस पर कुछ भी बातचीत नहीं होनी है और जम्मू कश्मीर के दल पीडीपी या एनसी उस पर ज़रूर बात करेंगे। ये दोनों चीज़ें सही हैं कि वो ज़रूर बात करेंगे और केंद्र सरकार की तरफ से उस पर एक भी लाइन कुछ भी उसमें नया नहीं होना है, क्योंकि वो अब इतिहास की बात हो चुकी है। अब उस पर पीछे मुड़ के देखने का सवाल नहीं पैदा होता। रह गई बात स्टेटहुड की बात, तो आपने जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में जो कहा था उसमें यह बताया था कि यूटी स्टेटस कोई परमानेंट चीज़ें नहीं है, समय के साथ विचार करके रिव्यू करके स्टेटहुड दिया जाएगा, वो भी इमीडिएट नहीं होने जा रहा है। लेकिन स्टेटहुड को लेकर केंद्र सरकार की नीति में निश्चित तौर पे कोई भ्रम नहीं है। उन्हें ये पता है कि आज नहीं तो कल स्टेटहुड देना है, उन्हें ये पता है कि आज नहीं तो कल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराया जाना है, उन्हें ये पता है कि डिलिमिटेशन के बाद ही विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। ये सारी चीज़ें एक निरंतरता के तहत आगे बढ़ रही हैं और इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन केंद्र सरकार के स्तर पर हमें नहीं दिख रहा है। वो दल कितना समझ पाते हैं कि वो दल एक पोजीशनिंग ले चुके हैं, वो उस सेंटीमेंट के आधार पर ही। देवेंद्र, एक बहुत छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं इससे पहले कि हम ब्रेक लें।
ये बताइए कि हमने देखा था कि 2019 अगस्त में जब जम्मू कश्मीर पे पूरे मसले पर लीड ले रहे थे गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री से 2 मीटिंगें कर चुके हैं बीते 24 घंटे के भीतर। क्या एक बार फिर जम्मू कश्मीर के मसले पर गृह मंत्री अमित शाह लीड लेते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि उस वक्त तकरीबन 2 दिनों तक सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह ही सामने थे। आज की जो बैठक होगी उसमें पूरे तरीके से आप कह सकते हैं कि ये बैठक प्रधानमंत्री मोदी की है, लेकिन आज की बैठक में लीड निश्चित तौर पे गृह मंत्री अमित शाह ही लेंगे, क्योंकि वैसे भी यूटी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा है। सारा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होता है वो गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की जोड़ी कर रही है। तो वैसी स्थिति में एक एक अपडेट को गृह मंत्री अमित शाह ही काउंटर करेंगे अगर नेताओं द्वारा कोई मसला वहाँ पर उठाया जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस तरह से नहीं एक्टिव रहेंगे जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। और आज की बैठक में जैसा कि आपने पूछा कि गृह मंत्री अमित शाह लीड रोल में रहेंगे, निश्चित तौर पर गृह मंत्री अमित शाह आज की बैठक में लीड रोल में रहेंगे। जी देवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, अजय जी भी जुड़े हुए हैं। और जो मीटिंग आज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने बुलाई थी, वो मीटिंग भी खत्म हो चुकी है। उस मीटिंग में क्या एजेंडा सेट हुआ है, क्या राय है कांग्रेस पार्टी की, यह भी आपके सामने रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए इंडिया टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक से जुड़ी हुई खबर आ रही है। गुलाम नबी आजाद के घर पर चल रही कांग्रेस नेताओं की बैठक खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद के घर पर चल रही बैठक में अब नेताओं की मीटिंग खत्म हो चुकी है। पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद और गुलाम अहमद इस मीटिंग में शामिल थे। क्या है उसको कांग्रेस पार्टी रिस्पॉन्ड करे। आप 370 पर बोलने से परहेज कर रहे हैं हो तो आपको चलेगा ना। तो हम स्टेट की बात कर रहे हैं, एज इट इज कर रहे हैं। फिर आगे जब डेलिब्रेशन हो रही है तो डेलिब्रेशन में क्या क्या उसको कांग्रेस पार्टी खूबसूरती के साथ, नेशनल पार्टी है तो कोई तो आइडिया तो समझ में आ ही रहा है कि कांग्रेस किन बिंदुओं के साथ आज इस मीटिंग में जा रही है। वो फुल स्टेटहुड की बात कर सकती है। इस मीटिंग पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, इससे जुड़े हुए तमाम अपडेट सबसे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।